अस्सलामुअलैकुम। तो वेलकम है आप लोगों का अमरात चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान जेट एंड सीज का दूसरा स्क्वाड्रन रेस करने जा रहा है। और ये जो दूसरा स्क्वाड्रन है ये हमारे इंडो पाक रिलेशंस के हवाले से काफ़ी अहम है। उसके अलावा हमारा जो सी पैक और एक्सक्लूसिव इकनॉमिक जोन है उसके हवाले से काफ़ी अहम है। और तीसरा जो अक्सर पाकिस्तानियों के जहन में ये क्वेश्चन है कि पाकिस्तान इंडियन नेवी के न्यू जो एयरक्राफ्ट होंगे आइदर वो FA-18 हो या राफेल M हो, उनको किस तरह काउंटर करेगा। तो सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि नंबर 8 स्क्वाड्रन हैदर्स उसके मिराज एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करके पाकिस्तान उनकी जगह जेट एंड सीज लेकर आने वाला है। और इस चीज़ को हम किस बुनियाद पर कह सकते हैं कि ये जो न्यू पायलट का आप पैच देख सकते हैं, इस पैच पर जेट एंड सी एयरक्राफ्ट, राद क्रूज मिसाइल या हालिया आइडियाज़ में दिखाया गया तैमूर स्टेल्थ क्रूज मिसाइल कैरी किए हुए है। और हैदर स्क्वाड्रन कराची में बेस्ड होता है मसरूर एयरबेस पर। हैदर स्क्वाड्रन की अगर थोड़ी सी हिस्ट्री की बात कर लें तो ये इससे पहले B-57 कैनबरा बॉम्बर एयरक्राफ्ट को इस्तेमाल करते रहे हैं। 1965 और 71 की जंग में इनकी काफ़ी अच्छी कारकर्दगी रही इस स्क्वाड्रन की। और गुजरात के एरियाज़ इंडिया का, उसके अलावा इंडियन नेवी के जो शोर बेस्ड एरियाज़ हैं वहाँ इस पूरे स्क्वाड्रन ने काफ़ी अच्छे ऑपरेशन सर अंजाम दिए थे। और इवन अब भी मसरूर एयरबेस की बात की जाए तो यहाँ JF-17 थंडर्स का नंबर 2 स्क्वाड्रन मिनहासियंस और मेराजिस का नंबर 8 स्क्वाड्रन ऑपरेशनल है, जिनका काम मैरीटाइम स्ट्राइक मिशंस के लिए तैयार रहना और मैरीटाइम ऑपरेशंस करना है। मैरीटाइम ऑपरेशन सिंपल अल्फाज में कहा जाए तो एंटी शिप मिसाइल रोल को निभाना होता है, जिसमें JF-17 थंडर्स C-802 और CM-400 AKG, जबकि उसके साथ साथ मेराजिस एक्जोसिट मिसाइल के साथ इक्विप होते हैं। एक्जोसिट मिसाइल की बात की जाए तो वक्त के लिहाज से ये काफ़ी पुराना मिसाइल हो चुका है, इसकी रेंज भी कोई इतनी सफिशेंट नहीं है आज की मॉडर्न वॉरफेयर कंडीशंस के हवाले से। सो पाकिस्तान ने इससे पहले जो पहला स्क्वाड्रन हमारा जेट एंड सीज का था, जिसको मार्च 2022 में हमने इंडक्ट किया, वो नंबर 15 स्क्वाड्रन के मिराजिस को हमने निकाल कर उनके लिए अलहदा 51 स्क्वाड्रन बना दिया जिसका नाम सफ शिकन है। जबकि उसकी जगह नंबर 15 स्क्वाड्रन, जिनको हम कोबराज कहते हैं, उन्हें हमने जेट एंड सीज के साथ इक्विप किया है। और ये स्क्वाड्रन जो फर्स्ट स्क्वाड्रन है ये मिनहास एयरबेस पर मौजूद है, जो कि कामरा में है। मिनहास एयरबेस काफ़ी ज़्यादा अहमियत की हामिल है क्योंकि ये LOC के बिल्कुल नज़दीक लगती है। और उसके अलावा पाकिस्तान का जो वेस्टर्न और ईस्टर्न साइड है, दोनों तरफ इनके एयरक्राफ्ट बहुत आगे जाकर पेट्रोलिंग कर सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान की जियोग्राफिकल पोजीशन ही कुछ ऐसी है। दूसरा जो जेट एंड सीज का स्क्वाड्रन है ये हम कराची में बेस करने जा रहे हैं। एंड ओब्वियसली कराची में हमें इंडियन नेवी से रिलेटेड जो मुख्तलिफ मिशंस हैं मैरीटाइम ऑपरेशंस के लिए जेट एंड सीज को आगे लेकर आना होगा। और इससे पहले भी मैं अपनी वीडियोस में बता चुका हूं कि इवन दो अगर जेट एंड सीज स्ट्राइक मिशंस के लिए ना भी हुए तो ये JF-17 थंडर्स को कवर प्रोवाइड करने के लिए होंगे, क्योंकि इंडिया जैसा कि मुस्तकबिल में FA-18 या राफेल M में से किसी एयरक्राफ्ट को लेने जा रहा है तो उसके पास एक 4th+ जनरेशन का एयरक्राफ्ट आ जाएगा। हमें भी उसके मुकाबले में एक ऐसा हैवी वेट एयरक्राफ्ट चाहिए जो कि सी बेस्ड कंडीशंस पर अच्छा मनूवर कर सके और उसके अलावा सी बेस्ड कंडीशंस पर ज़्यादा उसका इंजन पावर जनरेट करता हो और वो ज़्यादा सेंसर्स कैरी कर सकता हो। तो इस हवाले से हमारे पास जो ब्राइट ऑप्शन है वो जेट एंड सीज ही है। उसके अलावा बहुत आम चीज़ कि इस पर राद क्रूज मिसाइल या तैमूर क्रूज मिसाइल को देखा गया है। बेसिकली आप राद क्रूज मिसाइल का जो एयर लॉन्च्ड एंटी शिप वर्जन कह लें वो तैमूर क्रूज मिसाइल है और ये कन्वेंशनल वॉरहेड के लिए डिज़ाइन किया गया है और इंडिया के स्कैल्प EG मिसाइल्स के मुकाबले का है। इंडिया ने स्कैल्प EG मिसाइल्स अपने राफेल एयरक्राफ्ट के साथ लिए हैं जिसकी यूनिट कॉस्ट 1.27 मिलियन है और ये 450 किलोग्राम का वॉरहेड कैरी कर सकते हैं। जबकि स्कैल्प क्रूज मिसाइल की टोटल रेंज की बात की जाए तो फ्रांस के पास मौजूद इन मिसाइल्स की रेंज 560 किलोमीटर है, जबकि इंडिया को जो मिसाइल्स दिए गए हैं उनकी रेंज 250 किलोमीटर है। जबकि राद क्रूज मिसाइल की जो रेंज है वो 600-650 किलोमीटर के आसपास के तैमूर स्टेल्थ क्रूज मिसाइल जो कि एंटी शिप वर्जन है रात क्रूज मिसाइल का, उसकी रेंज 700 किलोमीटर बताई जा रही है। कुछ सोर्सेज के मुताबिक 500 किलोमीटर भी हो सकती है। सो हम एज्यूम करते हैं ये 600 से 700 किलोमीटर रेंज ही प्रोवाइड करेगा। इससे पहले जो स्कैल्प क्रूज मिसाइल का एक उभरता हुआ थ्रेट था हम उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं और हमारे पास उससे बेहतर ऑप्शन है। और दूसरा ये बात कन्फर्म हो चुकी है कि ब्लॉक 3 में भी राद क्रूज मिसाइल्स को इंटीग्रेट किया जाएगा एंड जेट एंड सीज में भी। यही वो बेसिक डिफरेंस है जो कि F-16 की निस्बत जेट एंड सी को बेहतर बनाता है, क्योंकि F-16 में इवन दो अगर हमने अपने मुल्क में बना हुआ
IFF सिस्टम भी लगाना है तो उसके लिए भी हमें अमेरिका की ही रजामंदी देखनी होगी। जबकि J-10Cs में या उसके अलावा जो हमारे पास दूसरा इक्विपमेंट है जैसे मिराजेस हैं, J-10Cs हैं, थंडर्स हैं, इनमें हमें किसी भी किस्म की चेंज करने के लिए किसी से पूछना नहीं पड़ेगा और ना ही हम पर कोई इस तरह की सैंक्शन लगेगी। और यही वजह है कि इंडिया इस वक्त F-18 से थोड़ा सा पीछे हो रहा है और रिसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक राफेल M इस कंपटीशन को जीत सकता है। F-18 ना लेने की एक वजह यह भी हो सकती है कि इंडिया भी इस चीज़ को लॉन्ग टर्म में देख रहा होगा कि अमेरिका उन पर सैंक्शंस लगा सकता है या उन पर सख्ती कर सकता है। और जियोपॉलिटिक्स कब बदल जाए इसको हम कुछ भी नहीं कह सकते क्योंकि ये बिल्कुल ही अनप्रिडिक्टेबल होती है। उसके अलावा दूसरे एस्पेक्ट्स की बात की जाए तो J-10Cs अपने PL-15s और PL-10 के साथ एक अच्छा खासा थ्रेट होंगे अपने एडवर्सरी प्लेन्स के लिए। ये इंडियन MiG-29K प्लेन्स को टोटली आउटफ्लैंक कर सकते हैं। जबकि दूसरी तरफ अगर इंडिया मुस्तकबिल में राफेल M या F-18 लेता है तो हमारे पास उसका काउंटर पहले से मौजूद है। इस वक्त रिपोर्टेडली जो ग्रीन कलर्ड J-10Cs हैं जो न्यू पेंट स्कीम हमने ली है उनको कराची में तैनात किया जाएगा। और बेसिकली मिराजेस भी सेम इसी तरह की डार्क ग्रीन कैमोफ्लाज को यूज़ करते हैं और पाकिस्तान ने अपने J-10Cs का एक स्क्वाड्रन एटलीस्ट उस पर भी ये डार्क ग्रीन पैटर्न ही बनवाया है। जबकि हमारे पास नॉर्मल J-10Cs भी होंगे और इस वक्त हमारे पास ऑलमोस्ट 2 स्क्वाड्रन के नज़दीक J-10Cs मौजूद हैं और इंडिया के पास 2 स्क्वाड्रन है राफेल एयरक्राफ्ट के। सो उस हवाले से इक्वेशन बराबर हो जाती है। जबकि नॉर्मली इंडिया को इस वक्त कम से कम 4 से 5 स्क्वाड्रन ऐसे चाहिए जहाज़ों के जिनके पास ऐसा रेडार हो, लेकिन उस हवाले से इंडिया इस वक्त काफ़ी पीछे है और इस चीज़ पर इंडियन एयर चीफ बारहा कह चुके हैं। और उसके अलावा तेजस MK2 पर भी उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था कि तेजस MK2 का जो फर्स्ट प्रोटोटाइप था वो अनवील होना था 2018 में, उसके बाद ये डिले हुआ 2020, फिर डिले हुआ 2022 तक आया और अब 2023 के एंड में इसका फर्स्ट प्रोटोटाइप रिवील किया जाएगा। उसके बाद इस पर एक सीरीज़ ऑफ टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे। उसके बाद इसकी पूरी एवेल्यूएशन होने के बाद अगर इंडियन एयरफोर्स इसे कबूल करती है तो फिर हमें तेजस MK2 देखने को मिलेगा। तो तेजस MK2 की जो टोटल टाइम लाइन है वो 2026-2027 की बन रही है जो कि बहुत डिलेड है। जबकि इस वक्त अगर करंट कन्फिग्रेशंस को देखा जाए तो पाकिस्तान के पास इस वक्त काफ़ी बड़ी तादाद में ऐसे जहाज़ मौजूद हैं जिनके पास ऐसा रेडार्स हैं। अनऑफिशियली हमारे पास 16 से 15 के करीब JF-17 ब्लॉक 3s मौजूद हैं जो कि हमारी एयरफोर्स की सर्विस में शामिल है। नंबर 17 स्क्वाड्रन का वो हिस्सा बनेंगे और हमारे पास तकरीबन 30 से ज़्यादा J-10Cs भी मौजूद हैं। और इस वक्त हमारे पास तकरीबन 20 से 25 के दरमियान J-10Cs भी मौजूद हैं। और रात क्रूज़ मिसाइल या तैमूर क्रूज़ मिसाइल्स की इंटीग्रेशन की अगर बात की जाए तो ये एक काफ़ी अच्छी खबर है और निस्बतन एक मायूस कुन खबर हो सकती है इंडिया के लिए। तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।